ब्राह्मण समाज के सिरमौर परम आदरणीय परम श्रद्धे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी सांसद राज्यसभा आपके बीच आ चुके हैं। माननीय अरुण द्विवेदी जी कृपया मंच पे आने का प्रयास करें, बीच में छोड़ दो, प्रार्थना छोड़ दो। मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है। हमारे वरिष्ठ नेता लखनऊ से आए हैं आदरणीय अरुण द्विवेदी जी। मेरा मंच से लोग सब व्यक्तियों से निवेदन है, थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस बनाने का कष्ट करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधार गए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबसे निवेदन करूंगा कि मंच पर हेलो अपना सबसे एक निवेदन है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हम सबको करना है, तो ये सुनिश्चित कर ले कि हमारे पत्रकार बंधु भी और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके मास्क नाक के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि प्रशासन यही फोटो खींच करके बताता साहब आप लोगों ने कोरोना का नियम पालन नहीं किया। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँ, जितने लोग मेरी आवाज सुन लिए हैं, क्योंकि अपने अपने मुंह पर मास्क जरूर लगा लें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय निवेदन किया है मंत्री जी आगे हैं, मंत्री तो उसका पालन करने का कष्ट करें और हमारे मीडिया बंधुओं को सब जगह दें, इनको फ्री छोड़ें, क्योंकि मेरा सबसे निवेदन है अनुशासित तरीके से यहाँ पर सब खड़े हो या बैठे। बाहर भी चेयर पड़ी है, पंडाल भर चुका है, यहाँ हजारों आदमी आपके इसमें आ चुके हैं। अब बाहर भी कुर्सियां हैं, बाहर भी भर चुका है, तो बस सब लोग व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे ब्राह्मण समाज के सिरमौर आपके बीच में आ चुके हैं। हमें अनुशासित तरीके से माननीय मिश्रा जी का, आदरणीय मिश्रा जी का, आदरणीय निपुल द्विवेदी का, कपिल मिश्रा जी का, हमारे युवा नेता सबका स्वागत करने का एक अनुशासित तरीके से कष्ट करें। धन्यवाद। मेरा निवेदन है हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय आए हैं, ज्यादा मालाओं से स्वागत नहीं होगा। दृष्टि से सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि जो साथी लोग आ रहे हैं, उपाध्याय जी, हार्दिक स्वागत, शर्मा जी, मुनीश पंडित जी, एक बड़ी जो माला है उस माला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। आदरणीय पारस श्री सुबोध पारसर जी, एक उपाध्याय जी, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत के लिए बड़ी माला आ रही है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ हमारी फरीदपुर विधानसभा की तरफ से भी एक बड़ी माला आई है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि फरीदपुर विधानसभा से आए बंधु ब्रजेश मिश्रा जी तातागंज से आए हैं, पूरी टीम के साथ उनका भी स्वागत है। नरेश पाठक जी आए, उनका भी स्वागत है। उसाला क्षेत्र सभी आए ब्राह्मण बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। तातागंज क्षेत्र से आए सभी ब्राह्मण बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। बदायूं जनपद से आए सभी ब्राह्मण बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फरीदपुर विधानसभा से जो माला आई है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ आकर
भैया ज्यादा अरे ज्यादा संघर्ष करो, संघर्ष करो, रामर संघ बजाएगा। हमारे मध्य वीरगंज से आदरणीय भानु प्रताप जी पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय रमेश चंद्रा जी, शिक्षक महासभा मंडल अध्यक्ष, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आकर अपना स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय रमेश चंद्रा जी। श्री सुरेंद्र सिंह टाइगर जी मैं भी अपना स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अरे भैया श्री मुनीश पंडित जी बदायूं से अरे करो तो यार, क्या कर रहे तुम लोग? धक्का क्यों दे रहे हो? भैया श्री जेके उपाध्याय जी बदायूं से हटो क्यों? श्री प्रशांत शर्मा जी, डॉक्टर राघव सिंह जी, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी और श्री आशीष जी। श्री आशीष जी, आपने पार्टी का चुनाव चिन्ह चांदी का बना हुआ माननीय मिश्रा जी को भेंट करेंगे। श्री आशीष जी। श्री अमित शर्मा जी, आज मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर जो अपना प्रतीक चिन्ह भेंट करते हैं, भैया कृपया मंच से नीचे आ जाएं, अफरा तफरी मंच पर ना हो। भैया ब्राह्मणों के सम्मान में, ब्राह्मणों के सम्मान में, ब्राह्मणों के सम्मान में मिश्रा जी आप संघर्ष करो, मिश्रा जी आप संघर्ष करो। ब्राह्मणों के सम्मान में, ब्राह्मणों के सम्मान में बहन कुमारी मायावती, सतीश मिश्रा जिंदाबाद। सभी बंधुओं से निवेदन है कि कृपया मंच पर वही लोग रहें प्रोटोकॉल के तहत जिनको बुलाया गया है। और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी हम सबको संबोधन करेंगे। उससे पूर्व जो विप्र बंधु आए हैं जो स्वस्ति भाषण के लिए, मैं अब समय में अपना स्वस्ति भाषण करें। जब हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय बोलने जाएं, अपना मार्गदर्शन देने जाएं, तो अपना स्वस्ति भाषण करें, वो कृपया आ जाएं। श्री अनिल एडवोकेट जी, श्री जयपाल सिंह जी, इधर आ जा मेरे पास। श्री जयपाल सिंह जी सेक्टर प्रभारी, जी आ जाओ। हाँ बोलो, इधर भेज। अरे यहाँ देखना। अरे भाई साहब हेलो, अरे थोड़ा साइड दीजिए।
संघर्ष करो। हमारे स्वस्ति वाचन बोलेंगे तत्पश्चात हमको अरे थोड़ा शांति बनाए रखें सभी लोग। देखिए स्वस्ति वाचन तो पहले होना चाहिए था। ब्राह्मणों को थोड़ा यहाँ बैठे हुए हैं, आसपास से थोड़ा जगह दें, ठीक है? ये सम्मान है सभी का, ठीक है? आओ भैया। अभियम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षयजत्राः स्थिरैरङ्गैः पृष्ठभागं सस्तनो दिवसे महि देव शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जत्रा नश्चक्राः जरसं उदासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याः आदित्यदिवन्तरिक्षमादित्यमाता स पिता स पुत्राः विश्वे देवाः आदित्य पञ्चजन आदित्यजातमादित्यजनित्वम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुण हृदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वत्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि जतो यथा समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः कुरुतजभ्यो शान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः श्री पार्वती पतये हर हर हर। बोलिए भगवान परशुराम की। पूजन भी होना है भाई साहब। बोलिए भगवान परशुराम की। दोनों हाथ खड़े ललकार करके बोलिए परशुराम भगवान की, भगवान परशुराम की, विद्वगणों की, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भाई एक बार जोरदार तालियां हमारे पंडित जी लोगों के लिए बजानी चाहिए सब लोगों की तरफ से। बहुत आनंद आया, बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है? खाली साथी बैठे रहेंगे। अगर ये 2022 में इनको उखाड़ करके उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर भेजना है तो आज से ही, आज दिनांक कितनी है आप तारीख, है ना? तो आज से ही तैयार हो जाइए। पूरे बरेली जनपद का एक एक ब्राह्मण और सर्व समाज के साथ ये ललकार दो कि जब तक हम तुमको बौखार करके बाहर नहीं पहुंचा देंगे हमारे समाज का एक भी आदमी शहर से बैठने का काम नहीं करेगा। ललकार मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्या 4.5 साल में हम लोग का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हम लोग का अपमान हुआ है तो हम लोग क्या शांति से बैठे रहेंगे? अगर हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे तो क्या हमको बदला लेना चाहिए? अगर हम सबको बदला लेना चाहिए तो कौन से बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ और सब लोग शांति से अपने अपने जगह पर रुक करके उनके विचारों को सुनिएगा और साथ में लेकर के जाइए अगर सत्ता को उखाड़ना है। मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे, हम लोगों का आह्वान करें कि हम लोग अपने कारोबार को सफल होने का। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। ये किसका लगा है? भैया तो कर ली थोड़ा अच्छा, जब फोटो बनाएंगे तो। ये भाई बाकी लोग पीछे आ जाए। आओ दीप भाई आगे आओ। पीछे रहिए ना। दो सज्जन प्रेस से नहीं है और अपने माइक लिए वो खड़े हैं, कृपया मोबाइल लिए वो फोटो बना लें।
अपना मोबाइल जो है अलग जी भाई आ गया हो, अजय भाई आ गया हो, भैया पीछे आ जाओ, अपना कैसे आए कैमरा नीचे जो कर ले नीचे। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी सरकार में 2007 से 12 के बीच में मंत्री के पद में रहे हुए श्री नकुल दुबे जी, जिन्होंने अभी आपके सामने आपसे आह्वान किया है, श्री CK मिश्रा जी, रमेश तिवारी जी, प्रमोद उपाध्याय जी, राकेश कुमार शर्मा जी, ब्रज किशोर शर्मा जी, यतेंद्र कुमार शर्मा, महेश पाठक, दिव्य चतुर्वेदी, गौरव शर्मा, शिवदत्त शर्मा, राजेंद्र पांडे, सूर्य अग्निहोत्री, दीपक पाठक, संदीप संखदर, श्री हरिओम, गौतम प्रशांत कुमार, साधुराम शर्मा, सेवानिवृत्त प्रवक्ता उमाशंकर शर्मा, सेवानिवृत्त डिप्टी कमिश्नर श्री रमेश तथा हमारी पिछली सरकार के दौरान में रहे MLC श्री सुबोध पराशर जी, और यहाँ पर मौजूद हमारे मीडिया के साथियों तथा सभी यहाँ पर आए हुए हम लोगों के हौसला बढ़ाने के लिए हमारे समर्थक और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप सबसे छुपा नहीं है कि किस तरह के हालात हैं। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी तरफ ले लीजिए, किसी भी मसले में ले लीजिए, आपको हर तरफ निराशा ही निराशा नजर आएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने 4.5 साल वर्ष पहले वही गलती क्यों दोहरा दी जो हमने 2012 में दोहराई थी, जब पूरे प्रदेश के लोगों को आतंकित होना पड़ा, परेशान होना पड़ा, हत्याओं का दौर चला, बलात्कारों का दौर चला, दंगों फसादों का दौर चला, और उसके बाद ये सरकार आप लेकर के आए। आपने सोचा कि ये तो धर्म की बात करते हैं और इनको अगर हम मौका देते हैं तो उत्तर प्रदेश में अमन चैन की सरकार रहेगी, अमन चैन का वातावरण रहेगा, ये सोच करके आप इनको ले आए। लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। आपने देखा किस तरीके से प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी विभाग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति परेशान। चाहे किसान ले लीजिए, किसान आज पूरे उत्तर प्रदेश का किसान अपना आंदोलन कर रहा है, और आंदोलन इसलिए कर रहा है कि अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। ऐसे 3 कानून ला करके उसके ऊपर थोप दिए जिसमें कि उसकी जो जमीन है वो उससे छीन ली जाए, जबरदस्ती उसको पट्टा कराना पड़ेगा, पट्टा कराने के बाद जमीन देनी पड़ेगी। जब वो जमीन दे देगा किसको? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को लाखों करोड़ रुपया देने का काम करते हैं और चंदा देते हैं सरकार के लिए, सरकार बनवाने के लिए इनकी पार्टी को। तो उनके हाथों में इस जमीन को उनके हाथों में गिरवी करा करके और हमेशा हमेशा से उनको वंचित करने की उनकी योजना बनी। तो इसके लिए किसान आंदोलित, और किसान कहता है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, लेकिन सरकार क्या कहती है? नहीं, आपको तो एक कानून आपके हक में है, आपके हित में है, इसलिए इस कानून को आपके ऊपर हम लाद रहे हैं, आपको इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया कि आखिर जिस कानून को आप उनके हक में बता रहे हैं और वो उनके हक में नहीं है, वो स्वयं कह रहे हैं, तो आप उनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं? लेकिन नियत में खोट है, सोच कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं। वो जानते हैं कि वो उद्योगपति उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश को खरीद लिया धीरे धीरे, चाहे जितने पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हो, चाहे जहां जहां पर सरकारी नौकरियां मिलती थी, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज वाली कंपनी हो जो सरकारी थी, जितनी भी, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो जहां पर अस्त्र शस्त्र बनते थे HAL हो, उन सबको बेचने का काम आपने धीरे धीरे, और आपने तो अंत में बैंकों को भी बेचने का काम कर दिया कि बैंक को भी हम बेच रहे हैं, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं, और इसके साथ में इंश्योरेंस कंपनी को भी बेच रहे हैं।
जब सारी चीजें उनके, बिजली को आपने पहले ही उनके हाथों में कर दिया कि बिजली जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे तो उसको बंद कर देंगे। अब बचा क्या सरकार के पास? जिस चीज के लिए अंग्रेजों को भगाया था हम लोगों ने, यहां से आजादी ली थी, तो उन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तो इसी प्रकार से धीरे 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 पूरा कब्जा कर लिया था। पहले सारी चीजें अपने हाथ में ली, फिर अपने आप जिस तरह से चाहते थे उस तरह से काम चलाते थे, सरकार को चलाते थे। इनके पास सिर्फ जमीन बची थी, जो जमीन उन उद्योगपतियों के हाथ में नहीं गई थी। इन लोगों ने इसीलिए ये कानून बनाए कि जमीनों पर भी उनका कब्जा हो जाए और ये लोग भी बेघर हो जाएं। इसी प्रकार से आप नौकरियों में देख लीजिए, जब सारे प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे, जब सारी चीजों को आप निजी हाथों में भेज देंगे, निजीकरण करके, तो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम यही होगा कि वहां की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जब कॉर्पोरेशन की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, रेलवे की खत्म हो जाएंगी, बैंक की खत्म हो जाएंगी, तो बचेगा क्या किसके पास? सरकार में जो नौकरियां रिटायर हो रहे हैं लोग, उसको आपने पहले से बंद कर दिया कि अब इसमें कोई नई नियुक्ति नहीं करेंगे, तो आखिर नौजवान कहां जाएगा? और चाहे वो किसी भी जात या किसी भी धर्म का हो, वो भटक रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। आपने कहा कि हम झूठे वादे कर दिए कि हम तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल देने की बात तो रही, दूर रही। आपने तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां लेने का काम कर दिया, क्योंकि आपने नोटबंदी कर दी, आपने जीएसटी कर दिया, कारखाने बंद करा दिए। छोटे छोटे कारखाने लोग जो चला रहे थे, जहां मजदूर काम करते थे, अपनी जीविका चला रहे थे, उसको भी बंद करा दिया आपने। लोगों को बेघर कर दिया आपने, जमीन से किसानों को बाहर किया, तो आपने लोगों को जो खाने पीने की उनकी सुविधा थी, जहां से वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उसको भी धीरे धीरे बंद करने का। महिलाओं से कहा कि महिलाएं हमको वोट दे दें। क्यों दे दें? इसलिए दे दें कि महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे, महिलाओं को हम गैस देंगे फ्री में, हम सब्सिडी में देंगे मुफ्त में। कौन सी सब्सिडी अब मिल रही है? 200 का सिलेंडर जो था वो 1200 का हो गया। सब चीजों का, अनाज से लेके सब्जी, हर चीज का दाम जो है वो 100 गुना बढ़ गया। आपने उन लोगों को प्रलोभन दिया कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा आपने क्या की? आज महिलाओं पर जितना उत्पीड़न हो रहा है, शायद कभी इतना नहीं हुआ होगा। हर 2 घंटे में जो एनआरसी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की, उसके तहत में हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला का रेप हो रहा। क्या यही सुरक्षा देने का वादा किया था? लेकिन आप कहते हैं कि हमें आप वोट दो क्योंकि हम तो धर्म की बात करते हैं। याद करिए उस 5 साल को 2007 से 12 के बीच में, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, तो बहन मायावती जी की सरकार में कानून द्वारा कानून का राज चलता था। कोई दंगा फसाद नहीं हो पाया। 5 साल तक एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि दंगे होते नहीं है, दंगे तो कराए जाते हैं और लोगों को भिड़ाने के लिए, वोट के लिए दंगे कराए जाते हैं। कोई दंगा नहीं हुआ। महिलाएं जो थी अपने को सुरक्षित पाती थी, क्योंकि बहन मायावती जी ने कानून द्वारा कानून का राज चलाने के लिए पूरी सख्ती से काम किया था। चाहे वो अपना खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, जो 15 दिन की सरकार बनी थी 2007 में, और उसने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, तो बहन मायावती जी ने उसको घर में बुला करके और उस अपने पार्टी के एमपी को जेल भिजवाने का काम कराया था और 5 साल तक उसको जेल में रखा था। 2 मंत्रियों को उन्होंने अपने हाथ में कानून को लिया था और लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया था। उनको भी बहन मायावती जी ने मंत्री पद से तो निकाला था, उनको भी जेल के पीछे भेजने का काम किया था। तब बहन मायावती जी सरकार चला पाती थी कानून के राज के द्वारा, कानून के द्वारा, और महिलाएं तब जो थी अपने को सुरक्षित महसूस करती थी। अगर रात में 12 बजे भी, 1 बजे भी किसी महिला को बाहर जाने की जरूरत पड़ जाती थी, किसी कुछ खास काम से, जरूरी काम से, तो वो हिचकती नहीं थी और ना वो सोचती थी कि बाहर निकले कि ना निकले, क्योंकि उसको ये मालूम था कि हम सुरक्षित हैं, हमारे तक कोई गलत आंख उठा के देख नहीं सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी। लेकिन आज तो छोटी बच्चियां भी नहीं छोड़ी जा रही। छोटी बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है? आपने देखा आपके पड़ोस में, हाथरस में,
किस तरीके से बच्चियों का बलात्कार तो पूरे प्रदेश में रोजाना सुनने को मिल रहा है, रोज। अब तो अखबार वाले भी चौथे पांचवें पन्ने में अखबार छापते हैं, क्योंकि कहते हैं ये तो रोज की बात हो गई। हत्या, रेप, ये अखबारों में 5वें पन्ने में छपता है। पहले हेडलाइन होता था, अब 5वें पन्ने में छपता था, क्योंकि उनके लिए भी ये तो आम चीज हो गई है यहाँ उत्तर प्रदेश में। किस तरीके से हाथरस में एक दलित महिला बच्ची की उन्होंने रेप करने के बाद, और रेप करने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद पूरा शासन प्रशासन उनको बचाने में जुट गया, जो उसमें दोषी लोग थे, क्योंकि वो उनके चहेते थे। और इतना बचाने की कोशिश की कि मीडिया तक को लाठियों से मार के भगाने का काम किया कि आप वहां नजदीक नहीं आएंगे। परिवार के लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया और बंद करके कहा कि इनको उस बालिका का मृत्यु शरीर नहीं दिया जाएगा। चीखती रही उसकी माँ, भाई बहन सब लोग कि हमको एक बार दर्शन तो करा दो मृत्यु शरीर के, लेकिन नहीं, क्योंकि लखनऊ से बैठ करके जिला मजिस्ट्रेट को कहा गया था कि अपना पूरा अमली जामा लेकर के वहीं पर खड़े रहोगे और रात के 2 बजे मिट्टी का तेल डाल करके उस जो लड़की थी उसको जलाने का काम किया। किस तरीके से पूरे प्रदेश में एक दहशत का माहौल फैला रखा है, और इसमें दलित समाज के भाई बहन और उसके साथ साथ में ब्राह्मण समाज के भाई बहन, अन्य समाजों को जहां भी कोई कमजोर है उसके ऊपर तो हमलावर होते ही है। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में इन 2 लोगों के ऊपर, इन 2 समाजों के ऊपर तो चुन चुन करके हमले होने का काम किया। ब्राह्मण समाज के ऊपर तो दहशत का माहौल इतना फैला दिया कि अगर तुम्हारा नाम के आगे ब्राह्मण शब्द के कोई भी लगा हुआ लिखा हुआ है तो तुम भयभीत रहो हमेशा, क्योंकि पता नहीं कब शासन और प्रशासन के आदेश आएंगे कि इसको गोली मार दो या इसको उठवा लो या इसको जेल में बंद करो। कितने लोगों की शूट आउट हुए, कितने लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया, कितने लोगों की हत्याएं हो गई, और उस हत्या के बाद कोई पकड़ने झगड़ने वाला नहीं, कोई सजा नहीं, कोई आपता नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था। किस तरह से 2017 में जब सरकार बनी आते ही 5 ब्राह्मणों को जला करके प्रतापगढ़ के जिले में, रायबरेली के जिले में, और उनके घर को, झोपड़ियों को भी जलाने का काम कर दिया। मैं तो गया था वहां से, कुछ भी नहीं उनके पास था, उनके घर झोपड़ियों में कुछ भी नहीं था ऐसा जो कि लगता कि कैसे खा रहे थे, कैसे पी रहे थे, कैसे रह रहे थे, पर उनको जला दिया गया, उनकी झोपड़ी जला दी गई, और इससे उनको सांत्वना नहीं मिली। उनके मंत्री, कबीना मंत्री उस क्षेत्र के कहते हैं कि हमारी सरकार के दौरान में ऐसे अपराधियों के साथ में यही होगा और यही होना चाहिए, और उसके बाद तो सिलसिला लग गया। उसके बाद तो जहां देखो वहां, चाहे वो झांसी हो और चाहे वो बुंदेलखंड हो, जहां गाड़ी के अंदर उसको गोली मार के बैठा व्यापारी को मार दिया, और अधिकारी 1 साल से कहते हैं कि वो उसको ढूंढ रहे हैं जिससे मारा, वो भागा हुआ है। अभी ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति होता, किसी जुर्म में उसका नाम होता, तो 24 घंटे में पकड़ करके उसका शूट आउट हो जाता है, और वो 1 साल हो गया अभी उनको मिल नहीं रहा कि कहां पर, क्योंकि सरकार की शहर है, सरकार का वरदस्त है उसके ऊपर, तो इसलिए वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, किस तरह से लखनऊ में जो राजधानी है वहां पर एप्पल कंपनी में काम करने वाला तिवारी को रोक करके नाम पूछा और गोली मार दी सीने पे, और वो मर गया। और उसके बाद जब हम उनके घर गए, उनकी पत्नी, घर वाले मिला कर रहे थे, तो उसके बाद जैसे ही हम गए वैसे ही सब पहुंच गए। उसके थोड़ी देर बाद ऊपर से नीचे तक सारे लोग पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री सब पहुंच गए, और उनसे कहा कि देखिए आप कुछ करिएगा नहीं, आपका हम पूरा देखभाल करेंगे, जो हो गया सो हो गया, और हम आपकी देखभाल करेंगे। उसके बाद आज देखभाल क्या हो रही है, अकेले वो बैठी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। 2 लोगों को बिकरू कांड के अंतर्गत, बिकरू कांड कानपुर में हो रहा है, लखनऊ से माँ बाप के यहाँ अपने माँ बाप का इलाज करा रहा था कोरोना में, वहां से उठा ले गए और उठा ले जाकर के लखनऊ में शूट आउट करने का काम किया। बिकरू कांड के तहत में 1-2 ब्राह्मण समाज के लोगों को नहीं, 100 लोगों का नाम लिया गया, और नाम तो ले नहीं सकते थे, कोई वहां था नहीं, तो ये योजना बनाई, एक बहुत अच्छी योजना बनाई
उस योजना के तहत कहा गया अधिकारियों से कि इस मौके को मत जाने दो। ये ऐसा मौका मिला है जहां इनको सबक सिखा सकते हो और इनको सही ठिकाने लगा सकते हो। और इसलिए 100 लोगों को अज्ञात करके लिस्ट में डाल दो, कह दो अज्ञात 100 ब्राह्मण, और उसके बाद जिसको चाहो उसका नाम जोड़ते रहो। और उसके बाद पूरे खाली कानपुर नहीं, कानपुर के इर्द गिर्द ब्राह्मणों का जो क्षेत्र है, चाहे वो फरुखाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे इटावा हो, चाहे औरैया हो, और चाहे लखनऊ हो, उन्नाव हो, सब जगह से एक लिस्ट बनवाई गई कि कौन कौन से मजबूत ब्राह्मण है यहाँ, उनके नाम इसमें लिख दो। और लिखने के बाद इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दो कि ये भी उसमें थे। बंबई और कलकत्ता में जो काम कर रहे थे वहां, उनका लिस्ट में नाम डाल दिया गया और वहां से उठवा दिया गया। और तो और उसमें कितने लोगों को शूट आउट कर दिया। 16 साल के लड़के को उसको पुलिस उठा ले गई पहले, और फिर कहा कि उसी तरीके से कि गाड़ी में जा रहे थे पकड़ के, गाड़ी फिसल गई और ये बाहर निकला, ये भागने लगा, इसलिए हमने उसको गोलियों से उड़ा दिया, 6 गोलियां मार दी उसके। इतना ही नहीं, महिलाओं को नहीं छोड़ा, क्योंकि ब्राह्मण समाज की महिला थी तो उसको कैसे छोड़ दें। तो ब्राह्मण समाज की महिला जो घर में काम कर रही थी उसको उठा ले गए, उसके साथ में उसके 3 साल के बच्चे को और 6 साल की लड़की को, उसको भी उठा के जेल में रख दिया और अभी तक जेल में बंद कर रखा है। और जितनी भी दफाएं हो सकती हैं आईपीसी में, सब की सब उसके ऊपर लगा दी। इतना ही नहीं, 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, जो कि खुशी तिवारी थी पहले, शादी के बाद खुशी दुबे हो गई। 29 और 30 तारीख को शादी होती है, 1 तारीख को उसका पहला दिन होता है और 2 तारीख को ये कानपुर वाला कांड हो जाता है। और उसके बाद उसको भी उठा ले गए, और उसको इसलिए ले गए, कहते हैं कि बहुत दुर्दांत अपराधी है ये, इनके यहाँ शादी की है तो बहुत बड़ी अपराधी है। और उन्होंने ले जा करके उसको भी जेल में बंद कर दिया। 7 दिन तक खुशी दुबे को कहां रखा किसी को नहीं पता। जब मीडिया के लोगों ने कहा वो लड़की कहां गई, तो तब उसको जेल में बंद कर दिया ले जाकर। क्या किया, 7 दिन तक कहां रखा, ये आज तक खुलासा नहीं हुआ। और उसके बाद उसको ले जा, जब पता लगा कि 16.5 साल की लड़की है, तो उसको 12 ले जा करके और उसको रिमांड होम में वहां पर बंद कर दिया। 2 कमरों में 48 लड़कियां, उसमें से एक वो भी। लेकिन योजना ऐसी बनाई, लखनऊ में बैठ करके सारे आला अधिकारियों के साथ में बैठ करके, और ये बनाई कि इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये तो इसकी बेल हो ही जाएगी, क्योंकि 16.5 साल की लड़की 1 दिन रही थी घर में। लेकिन ऐसी योजना बनाओ कि बेल ना होने पाए, और उसको लेकर के वहां 12 की जो, जहां पर वो बंद थी, जिस रिमांड होम में बंद थी, वहां की अधीक्षिका से एक चिट्ठी लिखवाई और उच्च न्यायालय में उसको दाखिल किया कि ये 47 लड़कियां जो इसके साथ में बंद हैं, वो ये कह रही है कि अगर हमको इस लड़की ने, खुशी दुबे ने ये उनसे कहा है कि अगर हम छूट गए, हमारी बेल हो गई, तो बाहर निकल करके हम बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और हम तुम सब लोगों को उठा लेंगे। इसलिए उसकी बेल खारिज कराई गई। तो इस तरीके से तो योजना बना करके ब्राह्मण समाज के, चाहे महिलाएं हो, लड़की हो, नाबालिग लड़का हो, नाबालिग लड़की हो, पूरे प्रदेश में ठीक उसी प्रकार से जैसे दलित समाज के ऊपर हमलावर हुए, वैसे ही उनके साथ में हमलावर। आज पूरे ब्राह्मण समाज के अंदर इतना दहशत फैला दिया कि वो अपनी बात कहने से घबराने लगे थे, वो अपनी बात मुखरता से बोलने से घबरा रहे थे। और यही ये चाहते थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि जानते हैं कि ब्राह्मण समाज जब मुखर होता है और ब्राह्मण समाज जब उठ के खड़ा हो जाता है, तो भगवान श्री परशुराम का वंशज है, फिर वो डरता दबता नहीं है, फिर वो पूरे समाज को अपने साथ में लेके चलने का काम करता है और पूरे समाज को प्रभावित करता है। उनको इनका असली चेहरा दिखाने का काम करेगा, बताने का काम करेगा, इसलिए ये लोग उनसे घबराते हैं। धर्म के नाम पे आप लोगों से धर्म के नाम पे छलने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, कहते हैं कि धर्म के नाम पे हमको वोट दे दो, क्योंकि हम ही धर्म के ठेकेदार हैं। भगवान श्री राम के हम कहते हैं, भगवान श्री राम के हम ठेकेदार हैं, तो इसलिए
हमें को मौका मिलना चाहिए हमेशा, क्योंकि आप हमारे साथ में खड़े होइए, क्योंकि आप हम धर्म के ठेकेदार, इसलिए आपको हमारे साथ रहना मजबूरी है। इनके तो जो मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, इस समय सांसद सदस्य हैं, हरिद्वार दुबे जी, उन्होंने तो खुलेआम मीडिया से कह दिया था, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब उनका राज्यसभा में उनका नॉमिनेशन हुआ, बाहर निकले तो ब्राह्मण समाज, तो मीडिया ने पूछा उनसे कि ब्राह्मण समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में आपसे दुखी है और वो आपसे नाराज है, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे, ब्राह्मण समाज आपके साथ तो नहीं आएगा? तो उनका जवाब भी क्या था वो भी आप लोगों को याद होगा। उन्होंने कहा ये ससुरे ब्राह्मण जाएंगे कहाँ, इनकी तो मजबूरी है कि हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ससुरे जाइए कहाँ। तो ये तो जब इनकी नियत है, ये इनकी सोच है, जब इतना बड़ा अधिकार जो ब्राह्मण समाज के बारे में बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, जो कि कई बड़े बड़े पदों में भी रहा है संगठन में, तो वो तो अंदर की बात आपको बता, क्योंकि ब्राह्मण समाज के हैं वो, तो उन्होंने सोचा कि हम कम से कम खुलासा तो कर दें ब्राह्मणों के बीच में कि हमारी पार्टी क्या सोच रही तुम्हारे बारे में। लेकिन ब्राह्मण समाज अभी भी अगर नहीं चेता, ब्राह्मण समाज अभी भी इनके ढोंग पे इनके साथ चला गया, तो उसका भविष्य अब अंधेरे में ही नहीं बिल्कुल धरातल में पहुंचने वाला है। याद करिए ब्राह्मण समाज अपने को क्यों कमजोर करता जा रहा है। 2007 के पहले की याद करिए, 2007 के पहले ब्राह्मण समाज 0 पर पहुंचा था, लेकिन ब्राह्मण समाज उस समय जब 0 पर पहुंच गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक तौर से 0 पर पहुंच गया था। 6 या 7, 5 या 6 ऐसे ही कुछ ब्राह्मण समाज के विधायक खाली पूरी विधानसभा में रह गए थे, और उसमें से 2 बहुजन समाज पार्टी के थे। लेकिन उस समय जब बहन मायावती जी ने हमको राज्यसभा में भेजने का काम किया और राज्यसभा में अपनी पार्टी का नेता बनाने का काम किया, और हम वकालत छोड़ करके और वकालत से हट करके हम उसमें इस तरफ आ गए, तो हमने ब्राह्मण समाज के बारे में ये सोचने का काम किया कि आखिर ये लोग इस स्थिति पे क्यों पहुंच गए। और तब ये लगा कि हम अपनी गलती से पहुंचे, किसी और की गलती से नहीं पहुंचे। हम लोग 13% तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, 16.5%, वैसे 16.5% ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, जो सेंसस की रिपोर्ट इन्होंने मंगाई थी, दी नहीं अभी तक, उसमें 16.5% है, पर 13 तो ये घोषित करते हैं हम 13% है। और ऐसे में जब 13% होकर के भी 25 करोड़ में, तो 13% आप सोच सकते हैं कि आप लोग लगभग 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, 1-2 की संख्या में नहीं है। और फिर भी हम इस स्थिति पर पहुंचे हुए हैं, तो इसका कारण क्या? कारण यही है कि हम लोग जो है इकट्ठा नहीं, एक साथ एकजुट नहीं। तब हम ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे, आज भी ऐसे आपके बीच में आए, तो हम पूरे प्रदेश में गए थे, आपके जिले में भी आए थे, हर जिले में गए थे, और हमने वहां पे गोष्ठी की थी ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर, और हमने ये बातें उनसे कही थी कि आखिर आप इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं। आप जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन आप 13-13.5% भी अगर मान लें अपने आप को, तो आप इतनी मजबूत शक्ति हो जाएंगे कि आपको तरफ हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा, हर पार्टी आपकी तरफ देखना काम करेगी। और इसलिए सबसे पहले अपना आपस का बंटवारा खत्म करिए। आप भूल जाइए कि हम त्यागी हैं, राय हैं, हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, हम सरजू प्राणी ब्राह्मण हैं, या सनाज ब्राह्मण हैं, या हम 20 बिस्वा, 16 बिस्वा, 12 बिस्वा, ये सारी चीजों को भूल जाइए और भूल करके आप अपने को ब्राह्मण समझिए। जब आप ब्राह्मण के नाम से अपने को कहना शुरू करेंगे, ब्राह्मण समझेंगे, तब आप इकट्ठा होकर अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात हमने और कही थी, हमने कहा था कि आप ये भी गलतफहमी ना पा लीजिएगा कि हम तो इकट्ठा हो गए और 13.5% एक साथ हो गए, अब तो हम जग जीत लेंगे, उत्तर प्रदेश को जीत लेंगे। आप 13% या 13.5% या 16% से एक भी सीट नहीं जीत सकते। सीट जीतने के लिए आपको 30% के ऊपर चाहिए। इसलिए आप भाईचारा बनाइए, और किसके साथ बनाइए? आप दलित समाज के भाई बहन, उनके साथ में भाईचारा बनाइए। उनके साथ वो 23% है, उनके साथ में पहले से ही, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, वो पहले से जुड़ा हुआ है।
और अगर आप इस 23% के साथ में जुड़ के और बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े होते हैं तो आप अकेले ही 2 लोग जो है सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में हर सीट पर भारी पड़ने का काम करें। लोग इकट्ठा हुए, एकजुट हुए, ताकत दिखाई, बहन मायावती जी के सामने भी अपनी ताकत दिखाई। हम लोगों ने 9 जून 2005 को जब लखनऊ में बड़ा सम्मेलन किया था पूरे प्रदेश का खत्म होने के बाद में, बहन मायावती जी को हम लोगों ने वहां मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। तो वहां बहन मायावती जी को जब हमने 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के वहां लोग थे और 11,000 लोगों ने तो शंखनाद करके उनका स्वागत किया था। और हमने जब उनको भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा दी थी तो प्रतिमा को लेकर के वो माइक में उन्होंने जो पहले शब्द कहे थे वो यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसको कह करके अपनी बात शुरू की। और फिर ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके उन्होंने ये भी कहा था कि अब हमारी पार्टी का नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इसको अब हम बदलते हैं और अब जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी देने का काम किया। जहां 40 सीटों पर लड़ाया था 85 सीटों पर लड़ाने का काम किया। जहां 2 जीत करके आए थे 45 लोग जीत करके आए। और जब 45 लोग जीत करके आए तो खाली ब्राह्मण समाज के 45 नहीं जीते, ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी जो हमारी रिजर्व सीटें थी उसमें अपना तन मन धन लगा करके पूरी ताकत झोंकने का काम किया। तो जहां 16 सीट जीते थे पहली बार, पिछली बार वहां 62 सीट जीत करके आए थे। और ये 2 ही लोग मिलकर के आधे से ऊपर निकल गए थे। उसके बाद सरकार बनी। बहन मायावती जी ने सम्मान देने की बात कही थी, कहा था कि आपका खोया हुआ सम्मान स्वाभिमान हम वापस लौटाने का काम करेंगे। उन्होंने बढ़ चढ़ करके फिर काम किया। हमें स्वयं जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा उन्होंने देने का काम किया। उन्होंने 1-2 नहीं 15-15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को दिए। उन्होंने 35 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर चेयरमैन ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी बनाया। सुबोध पराशर जी भी यहाँ मौजूद है उनमें से एक। और इतना ही नहीं, उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष को भी ब्राह्मण समाज के बनाया। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ लेके और सिविल अदालतें जो थी 5,000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के वकीलों को सरकारी वकील बनाने का काम किया और उनका अनुदान 10 गुना बढ़ाने का काम किया। उन्होंने आते ही जो अपर कास्ट समाज की नौकरियों पे बैन लगा रखा था पिछली सरकारों ने, उन्होंने उसको हटाने का काम किया जिससे अपर कास्ट समाज के जो नौजवान लड़के हैं उनको नौकरियां मिल सकें। और पहले ही 6 महीने के अंदर उन्होंने 1 लाख नौकरियां नई सृजित करके देने का काम किया। और इस तरह की 5 साल में 23-23.5 लाख नौकरियों को उन्होंने नई नौकरियों को देने का काम किया। पुरानी जहां नौकरियां में रोक लगा के हटाई गई तो उसको भी उन्होंने भरने का काम किया। सर्व समाज को उन्होंने लेकर के चलने का काम किया। खाली ब्राह्मण समाज को नहीं, सर्व समाज, हर समाज के व्यक्ति को उचित स्थान देने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज को पीछे रहने के लिए नहीं छोड़ा। हमको राज्यसभा में अपनी पार्टी का लीडर बनाया ब्राह्मण समाज से। उन्होंने लोकसभा में भी ब्राह्मण समाज से एक व्यक्ति को, जो रितेश पांडे हैं, उनको वहां पर लीडर बना रखा है लोकसभा में। तो ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम उन्होंने जितना वादा किया था, उन्होंने इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य किए जहाँ जो धर्म स्थलियां हैं, जो ब्राह्मणों के जिनका लगाव रहता है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे अयोध्या हो, और चाहे चित्रकूट हो, और चाहे बिठूर हो। बिठूर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रहता है, क्योंकि वो भगवान श्री राम की बात करते हैं, राम की बात करते हैं वो, लेकिन सीता जी की बात नहीं करते। लेकिन बहन मायावती जी ने जहाँ सीता जी रही, जहाँ वाल्मीकि आश्रम था, और जहाँ पर लव कुश रहे, और जहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उन्होंने उस पूरे बिठूर को 150 करोड़ रुपए देकर के पूरे सारे आश्रम से लेके और कानपुर के पास में है उसको उन्होंने समग्र विकास कराने का काम किया। वृंदावन में उन्होंने 550 करोड़ रुपए दिए और हमारी जिम्मेदारी डाली थी। जब हमने कहा कि वृंदावन की हालत बहुत खराब है तो उन्होंने कहा जाइए, जितना पैसा लगे लगाने दीजिए, वहां का समग्र विकास करा लीजिए। वृंदावन में सीवर लाइन नहीं थी। मुझे अचंभा हुआ, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की नगरी में सीवर लाइन नहीं थी और वहां पर पानी कोई लाइन नहीं थी।
लेकिन पूरे पूरे वृंदावन में सीवर लाइन बिछाने के साथ साथ में पूरी परिक्रमा को पक्का करने का काम, फुटपाथ बनाने का काम, कच्ची परिक्रमा कराने का काम, ये सारा का सारा और हर गली में पक्की फुटपाथ बनवाने और पक्का कराने का काम बहन मायावती जी को सरकार में हुआ। इतना ही नहीं, वृंदावन में विधवा आश्रम दिया, वहां पर देखा कि अस्पताल नहीं है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कई कई दिनों तक प्रवास करते हैं वहां पर, और कोई बीमार हो जाता है तो कोई इलाज की व्यवस्था नहीं। तो 100 बेड का बिल्कुल आधुनिक अस्पताल आप जब भी जाएंगे देखेंगे, वो 100 बेड का अस्पताल बहन मायावती जी ने बनवाया। बस अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनवाया, वहां बिजली 5-10 मिनट के लिए आती थी, फिर चली जाती थी, तो बिजली घर बनवाने का काम किया, जिससे कि 24 घंटे वहां पर उस धाम में बिजली आती रहे, इसकी योजना बनाने का काम किया। वहां मेला के लिए लड़ रहे थे लोग कि मेला घोषित किया जाए गोवर्धन का, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बहन मायावती जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए उस मेले को भी घोषित करने का काम, वहां का टोल टैक्स खत्म करने का काम किया, समग्र विकास किया। लेकिन अयोध्या में जब हम गए तो हमने तो सुना था लाखों करोड़, 20,000 करोड़ से ऊपर टेलीविजन में सुनते रहते थे कि अयोध्या में खर्च कर दिया गया। तो हमने कहा हम भी जरा देख ले जाके, धर्म के ठेकेदार तो हैं, उन्होंने अयोध्या में क्या किया। अयोध्या में जाकर के जब देखा तो उनका असलियत सामने आ गई। पूरे अयोध्या में कोई भी विकास नहीं हुआ। अयोध्या नगरी में आप जाके देखिए और वृंदावन पे जाके देखिए, जो हम लोगों ने किया था वो ठीक है, अब 10 साल से वो उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीजें उन्होंने खराब कर दी हैं, तोड़ दी हैं और उसको रिपेयर नहीं कराया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वहां आज भी चमक है, क्योंकि इस तरह का काम कराया था जो 50 वर्षों तक अगर ये देखभाल भी नहीं करे तब भी चलता है। लेकिन अयोध्या में तो कोई भी कार्य नहीं हुआ, वहां पर वैसी ही सड़कें, वही हाल। कहां पर इन्होंने सोने की भगवान श्री राम की नगरी बनाई, समझ में नहीं आता है। 250 करोड़ रुपया जिस दिन जाते हैं वहां पर नेता लोग और बड़े नेता दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 250 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं, लेकिन लग कहां रहे किसी को नहीं मालूम। हम भगवान श्री लला के दर्शन करने गए, राम लला के दर्शन जब करने गए, अपना कार्यक्रम शुरू करने के पहला कार्यक्रम वहीं से शुरू किया था। हमने कहा पहले हम दर्शन करेंगे। दर्शन करने गए तो 50 सवाल खड़े कर दिए गए वहां पर। कहा गया कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, इनका अयोध्या से क्या लेना देना। अरे भाई, अयोध्या से क्या लेना और देना, अयोध्या का भगवान श्री राम की नगरी है, भगवान श्री राम लला कि अगर वहां दर्शन करने जाए तो क्या इन्हीं ने ठेका ले रखा है, या जिसको ये ठेका दे, इन्होंने ठेकेदारी ले ली, जिसको ये पास जारी करेंगे वही दर्शन कर सकता है। भाई, हम ब्राह्मण समाज में जन्मे हैं, ब्राह्मण समाज में जन्म लेने के बाद सारे संस्कार, अंत तक तो 16 संस्कार हो जाएंगे, लेकिन सारे संस्कार, 7वां संस्कार तो हम लोगों का जनेऊ होता है, वहां तक इतनी चीजें संस्कार के तहत डाल दी जाती हैं अंदर कि उन सब चीजों में ये भी होता है कि आप भगवान श्री राम की स्तुति, आप हनुमान जी की स्तुति, आप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, आप देवी माँ की, आप शंकर भगवान की, इन सब चीजों को हम लोग को याद कराया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि घर से निकलो तो पहले अपने घर के मंदिर में बैठ करके इन सबकी स्तुति करके तब घर से बाहर निकलो। तो हम लोग तो रोज करते हैं, पर उनको अचानक से लगा कि हम अयोध्या क्यों आ गए, और वो इसलिए लगा क्योंकि जानते थे कि यहाँ से जाने के बाद हम कई प्रश्न खड़े कर देंगे। और हमने प्रश्न खड़े किए, और आज भी हम खड़े कर रहे हैं उनके सामने। वो जवाब क्यों नहीं देते, वो बताने का काम तो करें कि उन्होंने सन 93 से लेकर के और आज तक भगवान श्री राम के नाम पे कितना रुपया इकट्ठा किया, कितने लाख करोड़ इकट्ठा किया है, ये बताने का काम करे लोगों को। तो भगवान श्री राम के अनुयायी उनको बताने का काम करे, और ये भी बताएं कि अगर आपने इतने लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे तो आपको क्या जरूरत पड़ गई थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो मंदिर के विषय में, जमीन के विषय में, तो उसके बाद आपने फिर से हर घर में लोगों को झोला लेके भेज दिया कि पैसा मांगो, जाके भिक्षा मांगो, क्योंकि मंदिर बनाना है। तो अगर मंदिर बनाने के जो पहला रुपया पहले आपके पास है वो कहाँ गया? 10,000 करोड़ रुपए और ले लिया आपने। लोग खुद कहते हैं ये कितने इकट्ठा कर चुके हैं उसका भी कोई हिसाब नहीं, क्योंकि कहीं हिसाब तो देते नहीं कि बता दें आपको हमने इतना 10,000 तो निकल गया किसी से,
कि 10,000 करोड़ रुपया फिर एक साल में कमा लिया है, तो आखिर ये कमाई कहां ले जा रहे हैं, जिस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? वहां तो न्यू में नहीं पड़ी अभी। मंदिर 1 साल हो गया, कल 5 तारीख है, 5 अगस्त को पिछले वर्ष ईंटों का पूजन किया गया था, भूमि पूजन नहीं हुआ था। ईंट पूजन नहीं होता हम लोगों के यहाँ भूमि पूजन होता है। इन्होंने ईंट पूजन किया था, और ईंट पूजन भी एक ऐसे दिन किया था जहां वर्जित था, जहां पर कि इन्होंने सारे पंडितों ने, सबने पूरे देश के कहा था कि भाई 5 अगस्त को क्यों चुन रहा है, या तो उससे पहले कर लेते या किसी और अच्छे दिन कर लो। वो अच्छा दिन नहीं माना जा रहा था, पर इन्होंने किया क्योंकि खुद चाहते हैं कि विघ्न पड़े। ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि मंदिर बने। मंदिर बन जाएगा तो अभी ऐसे ही मुद्दा खत्म हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया। इन्होंने तो कोई कानून नहीं लाया, इनकी सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी थी और केंद्र में भी थी, जिसका चाहते हैं उसका कानून जबरदस्ती बनवा लेते हैं, पर वो नहीं बनाया क्योंकि उसको उनको बना के रखना है। रामलला को तो वो खाली वोट की वस्तु बना के रखना चाहते हैं, भगवान के रूप में नहीं देखते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे ठेकेदारी करने का काम करते हैं, और इनके इस ठेकेदारी को खत्म करने का समय अब आ गया। इनका ठेकेदारी को खत्म करने का समय कोई और नहीं कर सकता, ब्राह्मण समाज जरूर कर सकता है। ब्राह्मण समाज अगर इकट्ठा हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, एक साथ खड़ा होकर के, और जो उसके ऊपर प्रहार और चोटें मारी जा रही हैं उसका जवाब देने के लिए खड़ा हो जाएगा, तो ये सभी को मालूम है कि ब्राह्मण समाज जिसके साथ जाता है फिर उसकी सरकार तो उसी की बनती है। और अब की बार ब्राह्मण समाज ने मन ठान लिया। जिस तरीके से हमको उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आपके यहाँ भी, और जिस तरह से अयोध्या से लेकर के, और जब हम बांके बिहारी दर्शन करके, बांके बिहारी जी दर्शन करके गोवर्धन में गए थे, वहां पर हमने की थी, और उसके बाद करते चले आने लगातार। आज तो 11वां दिन है, हम तो पूरे प्रदेश के हर जिले में जाएंगे, और जब तक सारे जिलों में ब्राह्मण समाज के लोगों से हम उनके प्रबुद्ध समाज के लोगों से नहीं मिल लेंगे, उनसे बातचीत नहीं कर लेंगे, तो तब तक हम इतना कार्यक्रम समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन ब्राह्मण समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, ये जिम्मेदारी ये बनती है कि इन सारी चीजों को आप बहुत गंभीरता से सोचिए। आप छोटी छोटी चीजों को लेकर मत बैठ जाइए, अरे मेरा ये नहीं हुआ था, हमारे ऊपर तो ये हो गया था, हमारे उस जानने वाले का ये काम नहीं हुआ था। हम 2 लोगों को जानते हैं जिनको परेशान होना पड़ा था 2007 से 12 के बीच में सरकार में, और हम क्या करें, हम क्यों आए। और हमारी इस तरह की चीजों को लेकर के आपस में सोचने का काम कि हर व्यक्ति देखिए अपना स्वार्थ छोड़ने का काम करिए। इस समय अपने बारे में सोचने का काम मत करिए। इस समय आप जो है स्वयं के बारे में सोच करके ना अपनी समाज के बारे में सोचने का काम करिए, सर्व समाज के बारे में सोचने करिए जो आपकी जिम्मेदारी है। आप ब्रह्म रूप है, ब्रह्म के तभी तो आपको ब्राह्मण कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि आपका काम ब्रह्मा ने दिया है कि आप इस सृष्टि में जो उन्होंने बनाई है उसकी देख रेख करने में अपना पूरा योगदान निस्वार्थ दीजिए, और लोगों को ज्ञान दीजिए, लोगों से बातचीत करिए। भिक्षा लेकर के भी दीक्षा देनी पड़े तो दीक्षा देने का काम करिए, और सही रास्ता उनको बताने का काम करिए। इकट्ठा होने का, लोगों को एकत्रित करने, समाज में जो ये तोड़ फोड़ करने का काम हो रहा है इसको खत्म करिए। जात पात धर्म के नाम पे जो बंटवारा हो रहा है, और वोट के लिए जो ये सरकार करती है, तो उसको बंद करिए। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने आपके ऊपर हमेशा ठेस पहुंचाने का काम किया है, आपको किनारे लगाने का काम किया है, वो उसको याद करते हुए अब बहुजन समाज पार्टी के साथ में उठ के खड़े होइए और सर्व समाज की सरकार बनाने का काम करिए। और इन बातों को खाली आप अपने साथ मत रखिए, वरना वही हश्र होगा। अभी हमको बताया गया कि बदायूं में रमाकांत शर्मा जी के बेटे ने को आत्मदाह करना पड़ा, और इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के वो शिकार हुए और उनको इतना परेशानी होनी पड़ी कि उनको आत्मदाह करना पड़ा। इस तरीके से कितने किस्से, एक दो नहीं, कितने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसलिए अब आप अपनी ये बातों को अपने साथ मत खाली रखिएगा, इनको बाहर ले जाइए,
अपने लोगों के बीच में बैठिए। जो आपका दायित्व है कि अपना सर्व समाज में और सारे समाज को लेके चलिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित भाई बहन हो और आपके ब्राह्मण समाज के लोग हों, एक साथ एकजुट होकर के जिस तरीके से भाईचारा बना करके और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार आपने 2007 में बनवाने का काम किया था, पुनः उसी तरह की सरकार बना करके बहन मायावती जी को अपनी बार इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए और आप हमारे हाथ मजबूत करने का काम करिए। अगर आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो ये आप मान लीजिए कि आपके हाथ अपने आप मजबूत हो रहे हैं और आपके हाथ जब मजबूत होंगे तो हमें एक सुखता स्वांता सुखाय भी मिलेगा कि समाज के लोग जो हैं आज मजबूत हो गए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परिवार।